इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बाकी नदी तंत्र है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप फिगर पर नज़र डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नज़दीक, कहाँ पर? तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नज़दीक चेमयुंगदुंग ग्लेशियर के नज़दीक से निकलती है। फिर ये भारत में दमचौक, देखो मैंने इस कलर से दिखाया हुआ है ये, ठीक है, ये सिंधु नदी है आपकी ये। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नज़दीक चेमयुंगदुंग ग्लेशियर के नज़दीक से निकलती है। भारत में ये दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। फिर इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए चिल्लास, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चिल्लास के नज़दीक पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये अटक के पास, पाकिस्तान में अटक से ये कहाँ पर प्रवेश करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से बहते हुए कराची के पूर्व में ये अरब सागर में गिर जाती है। एक बार फिर से आप नज़र डालो। मैंने बताया सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नज़दीक चेमयुंगदुंग ग्लेशियर के नज़दीक से निकलती है। ये भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में ये लद्दाख और जास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए, ऐसे ये ऊपर लद्दाख पर्वत श्रेणी हो जाएगी और ये यहाँ पर जास्कर, इसके मध्य से ये बहती है आपकी। लद्दाख जास्का पर्वत श्रेणी के मध्य से बहते हुए चिल्लास के समीप ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ही अटक से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से बहते हुए, कहाँ से? पंजाब और सिंध प्रांतों से बहते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर हुआ? एक लाइन में फिर से बता दे रहा हूँ। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी के समीप चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। फिर भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए चिल्लास के समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में अटक के समीप मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक और दाएं तट की सहायक। दायां या बायां तट हमें कैसे देखना होता है? जिस दिशा में नदी जा रही होती है आप उधर को अपना मुंह करो, फिर अपना लेफ्ट और राइट देखो, वही नदी का लेफ्ट और राइट होगा। तो सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? श्योक हो गई आपकी, नुब्रा हो गई, इसके नाम पर नुब्रा वैली भी है, ठीक है। श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगिट, इसके बाद इधर काबुल, कुर्रम, गोमल। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, सिंधु की सहायक नदियाँ काफ़ी पूछी जाती हैं कि निम्न में से कौन सी सिंधु की बाएं तट की सहायक है, या निम्न में से कौन सी सिंधु की दाएं तट की सहायक है, या फिर कौन सी सिंधु की सहायक नदी है, या फिर सिंधु की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो देखो एक बार फिर से नज़र डालो। सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएंगी? श्योक, नुब्रा नदी, गिलगिट नदी, और इधर आपकी काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ जास्कर नदी, ये मैंने दिखाई हुई है जास्कर। उसके बाद आपको पता ही होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो आपकी सिंधु नदी ये तैयार हो गई। इसको मैंने एक अलग से मैप पे बनाया हुआ है, इसमें तो हमने सिंधु उसकी सारी नदी सहायक नदियों को दिखाया गया है, ठीक है। जिस अगले जो मैप है उसमें केवल हमने सिंधु नदी को दिखाया है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी उस मैप को देखने के बाद। देखो ये मैंने सिंधु नदी दिखाई है येलो कलर से, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? मैंने आपको बताया था तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास चेमयुंगदुंग ग्लेशियर है उसके नज़दीक से निकलती है। भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर, ऐसे ऊपर लद्दाख हो जाएगी और ये जास्कर, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए चिल्लास के समीप ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद अटक में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ जाकर गिर जाती है? अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, तो उस गार्ज का नाम क्या है? बुंजी गार्ज। जम्मू कश्मीर में एक सिंधु नदी के द्वारा गार्ज का निर्माण किया गया है, उस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। अब देखो इस चित्र में आप देखो सिंधु की सहायक नदियों को मैंने बहुत क्लियर तरीके से दिखाया हुआ है। सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ श्योक, ठीक है, श्योक की सहायक आपकी ये नुब्रा होगी। ठीक है, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, गिलगिट के बाद इधर आपकी काबुल, काबुल की सहायक स्वात नदी होगी। ठीक है, कुर्रम और गोमल, ये सिंधु की आपकी क्या है? दाएं तट की सहायक नदियां हैं। बाएं तट की सहायक नदियों में जास्कर नदी, ठीक है, जास्कर। बाकी नदियां हैं उनके नाम आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो अब आपको सिंधु नदी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, अब सिंधु की सहायक नदियों को देखते हैं। तो आपके सामने एक और मैप है। ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, श्रीनगर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए बुलर झील से होते हुए आगे बढ़ जाती है। बुलर झील के पास ही इस पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। ठीक है, मैंने आगे दिखाया हुआ चित्र में कि झेलम की सहायक नदी हैं किशनगंगा नदी, और किशनगंगा की ही सहायक है आपकी नीलम नदी। तो यहाँ पर किशनगंगा नदी पर आपकी किशनगंगा परियोजना, नीलम नदी पर है नीलम परियोजना। इन दोनों ही परियोजनाओं पर, किशनगंगा परियोजना और नीलम परियोजनाओं पर भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। कहाँ से? मुजफ्फराबाद से मंगला तक। फिर पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर ये चिनाब से मिल जाती है। एक बार फिर से देखो, मैंने बताया कि झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर में बेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर स्थित है। बुलर झील से होते हुए ये आगे बढ़ती है, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। फिर उसके बाद ही पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर चिनाब से मिल जाती है। मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है झेलम की सहायक नदी किशनगंगा नदी है, किशनगंगा की सहायक नीलम नदी है। तो यहाँ पर किशनगंगा परियोजना है और नीलम नदी पर आपकी कौन सी है? नीलम परियोजना। इन दोनों ही परियोजनाओं पे क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। बुलर झील के पास ही यहाँ पर तुलबुल परियोजना है। तो ये परियोजनाएं भी पूछ ली जाती हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, या किशनगंगा परियोजना या नीलम परियोजना। ठीक है, तो आप देख लोगे। बुलर झील आपने पढ़ा होगा, भारत की मीठे पानी की सबसे स्वच्छ झील है आपकी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये आपकी झेलम नदी हो गई। ठीक, आगे हम देखते हैं चिनाब नदी। भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनी हुई है, चंद्र नदी और भागा नदी। कौन कौन सी? चंद्र नदी और भागा नदी। ये जास्कर श्रेणी से निकलती है चंद्र नदी, और भागा नदी आपकी महान हिमालय से निकलती है। चंद्र और भागा नाम की दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं। कौन कौन सी? चंद्र नदी और भागा नदी। इसके बाद जो संयुक्त नदी बनती है उसे चिनाब नदी कहा जाता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आपके पंजाब से होती है पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर झेलम से मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि चिनाब नदी क्या है? भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ होती हैं, और ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश की तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं। उसके बाद जो संयुक्त नदी बनती है उस नदी को चिनाब नदी कहा जाता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर झेलम से मिल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो देखो, हमें ऐसे याद कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक लिखा है शब्द। क्या लिखा हुआ है? शब्द। सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना। बस ये आपका हो जाएगा। बगलिहार परियोजना,
बगलिहार परियोजना। 10 है आपकी दुलहस्ती परियोजना। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे कि चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। मैंने कोडिंग भी की हुई है। कोडिंग हमें कैसे याद रखनी है? शब्द ससे सलाल, बसे बगलियार, दसे दुलहस्ती परियोजना। तो ये परियोजनाएं किस पर है? चिनाब नदी पर है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया कि चिनाब नदी भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की 2 नदियों के मिलने से होता है। चंद्र नदी जास्कर सेड़ी से निकलती है, भागा नदी महान हिमालय से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में तंडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। इसके बाद जो संयुक्त नदी बनती है उस नदी को चिनाब नदी कहा जाता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर झेलम से मिल जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ब्यास और सतलज नदियों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हाँ, अभी एक रावी नदी और रह गई हमारी, उसको और देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। देखो मैंने ये दिखाया हुआ है रावी नदी, ठीक है। तो ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। और मुल्तान के उत्तर में ये जाके किस में मिल जाती है? झेलम और चिनाब जो संयुक्त हो गए उसी में ये मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है। तो लाहौर किसके? रावी के किनारे। रावी नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? रंजीत सागर परियोजना, ये पंजाब में है। थीन बांध परियोजना, ये भी कहाँ पर है? पंजाब में है। तो रावी नदी के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के समीप से। मुल्तान के उत्तर में, मुल्तान जो शहर है पाकिस्तान में, उसके उत्तर में ये किस में जाके मिल जाती है? झेलम और चिनाब जो संयुक्त नदी हो गई हैं उन्हीं में मिल जाती है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी पर पंजाब में थीन बांध परियोजना और रंजीत सागर परियोजना स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम ब्यास और सतलज नदियों को देखते हैं। देखो आपके सामने एक चित्र है, ठीक है। ज्योग्राफी जितना फिगर से पढ़ोगे उतना आपकी बेहतर हो जाएगी। तो देखो मैंने ये ब्यास नदी दिखाई हुई है। ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। और ये आगे जाके हरके नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? सतलज से। तो मैंने यहाँ पर देखो येलो कलर से सतलज नदी को दिखाया हुआ है। किससे? ये हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने। सतलज नदी तिब्बत में राकसताल झील, इसी को राक्षसताल भी बोलते हैं, राकसताल झील से निकलती है। और जैसा मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी बताया था आपको कि भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। देखो मैंने ये सिपकिला दर्रा दिखाया हुआ है, ये वाला, ये पोर्शन, ठीक है। ये सिपकिला। भारत में सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। पंजाब के कपूरथला जिले में हरके नामक स्थान पर इससे ब्यास नदी मिल जाती है। तो यहाँ पे एक बराज बनाया गया, डैम बनाया गया जिसका नाम है हरके बराज। यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। क्लियर? यहीं पर भाखड़ा नांगल डैम भी बनाया गया है। कौन सा डैम? भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो, मैंने बताया कि सतलज नदी है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियों में वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है? तो कौन सी नदी होगी आपकी? सतलज। कहाँ से उद्गम होता है? तिब्बत से। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास राकसताल झील से। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। पंजाब के कपूरथला जिले में हरके नामक स्थान पर इससे ब्यास नदी मिल जाती है। यहाँ पे बांध बनाया गया हरके बराज, जिससे भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। देखो मैंने बताया यही नज़दीकी आपका भाखड़ा नांगल बांध भी बनाया गया सतलज नदी पर। इसके बाद हम देखते हैं सतलज की सहायक नदियाँ। सतलज की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? तो मैंने जब दर्रे पढ़ाए थे, ठीक है, तो वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब सिपकिला दर्रा पढ़ाया था,
कि परछू नदी, ये जम्मू कश्मीर के तिसो मुरारी झील से निकलती है। परछू नदी भारत में सिपला दर्रे से प्रवेश करती है, ये रेड कलर से मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। इसके बाद सतलज में मिलने से पहले इससे एक स्पीति नाम की नदी और मिल जाती है, उसके बाद ये सतलज में मिल जाती हैं। तो सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? परछू, स्पीति, ठीक है। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदी कौन सी होगी? पार्वती होगी। तो इस तरह से हमारा, और इसके बाद सतलज नदी पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। देखो आपने इससे पहले पढ़ा था कि सिंधु, झेलम, रावी ये सारी मिक्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये सब मिक्स होने के बाद पांचों की पांचों नदी कहाँ मिल जाती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा सिंधु नदी तंत्र खत्म होता है। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप सारे फिगर पे नज़र डालते चले जाइए। देखो हमने इस फिगर से स्टार्ट किया था, तो आप इस तरीके से मैप तैयार करोगे, ठीक है। हमने ये इंडिया वाला पोर्ट इंडिया दिखाया हुआ है ये, ठीक है, और ये सिंधु नदी दिखाई है। इसके बाद मैंने सिंधु का एक अलग मैप दिखाया आपको। आप इनको खुद तैयार करना होगा, आपको कॉपी पेंसिल लेके आप खुद तैयार करेंगे, खुद बनाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो मैंने झेलम का चित्र बनाया है। झेलम के बाद हमने चिनाब, और चिनाब के बाद हमने रावी नदी, रावी के बाद हमने ब्यास और सतलज को एक साथ दोनों को यहाँ पे दिखाया था। तो इस तरीके से हमारा सिंधु नदी तंत्र समाप्त होता है। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो ठीक है, आपको अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज्योग्राफी को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एटलस का यूज़ करो। जितना आप मैप देखोगे उतनी क्लियरिटी ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है।